हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के गणित का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 324 AY। ये वर्ष 2023 के लिए दूसरा सेट है और आज इस सेट का पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 से आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए और ये वैकल्पिक प्रश्न है, उन्हें हल करना है। दिया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है y = 4t और x = 4/t, तो dy/dx का मान होगा। तो आइए इस प्रश्न को पहले हल करते हैं कि कितना आएगा। पहले का पहला पार्ट, प्रश्न में है y की वैल्यू 4t और x की वैल्यू है 4/t और निकालना है dy/dx। इसकी वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले पार्ट से dy/dt निकालते हैं, यानी t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे dy/dt। तो 4t का अवकलन आएगा 4 और यहाँ पे निकालेंगे dx/dt, यानी इसका t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो 4 तो कांस्टेंट है, गुणांक है, और 1/t का होता है माइनस में, जो जवाब आएगा -2 बनेगा ये, या 1/t² कह सकते हैं। इसको कैसे लगाया जाता है, जो यहाँ पे पावर होता है उसमें एक कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ देखो 1/t लिखा है, इसका मतलब होगा t पर पावर -1। तो अवकलन के सवाल में लगाते समय हम यहाँ पे पावर को आगे लिखते हैं तो -1 आगे आ जाएगा और इसमें एक कम करते हैं तो -2 बनेगा। तो ये जवाब में आएगा। या फिर लिख सकते हो इसको कि -4/t² भी कह सकते हो कि dx/dt की वैल्यू आएगी। अब निकालना है हमें dy/dx। dy/dx चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें निकालना था dy/dt और इसमें डिवाइड करना था dx/dt से, ताकि dt से dt कैंसिल हो जाता। तो अब dy/dt की वैल्यू 4 है और dx/dt की वैल्यू है -4/t²। तो 4 से 4 कैंसिल और t² ऊपर हो जाएगा, यानी आएगा -t²। ये होगा इसका जवाब। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो ये पहला ऑप्शन ही है -t²। ये है इस प्रश्न का जवाब। और कैसे हल किया गया है यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद दूसरा सवाल, पहले का दूसरा खंड। a की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एक अवयव बना के रखा है। b की वैल्यू के लिए भी एक अवयव बनाया है, तो कहा b a का मान होगा, मतलब b का गुणा a में करना है और बताना है क्या आएगा। तो थोड़ा आगे करते हैं इसको। और पहले का दूसरा प्रश्न, a अवयव की वैल्यू है 0 1 1 0 और b अवयव की वैल्यू है 1 0 0 1 और निकालना है ba। इसकी वैल्यू बतानी है, तो मतलब पहले हमें b को लिखना पड़ेगा और फिर a को लिखना पड़ेगा। ये हुआ b, ये हुआ a। अब गुणन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम पहले की पंक्ति को उठाते हैं और यहाँ पे दूसरे वाले के स्तंभ को। तो 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे 0, ये हो गया। फिर इसी पंक्ति को लेके दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा 1 में 1 आएगा और 0 का गुणा 0 में 0, ये हुआ। अब यहाँ पे चलते हैं, ये वाली पंक्ति लेंगे, ये स्तंभ, 0 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। फिर 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 और 1 का गुणा 0 में करेंगे 0। तो 0 और 0 जोड़ के 0, इधर आएगा 1 1 और ये 0, मतलब ba की ये वाली वैल्यू होगी। और देखते हैं ये जवाब में है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए सवाल में कि जो यहाँ पे वैल्यू छपा है 0 1 1 0 0 1 1 0, यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें माइनस नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में छपा है वो माइनस के साथ छपा है। तो कौन सा है जो इससे मैच करता है।
तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जो दिख रहा है, आप इसमें माइनस से गुणा करा दो और इस पंक्ति में भी माइनस से गुणा करा दोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। बिल्कुल यही वाला है सही। यहाँ पे देखो, जब आप इसमें माइनस से गुणा कराओगे तो किसी एक पंक्ति में ही करा सकते। मान लो हमने इसमें माइनस से गुणा कराया, इसमें माइनस से गुणा, तो बाहर हो जाएगा प्लस और अंदर हो जाएगा माइनस। तो ये जो आपका तीसरा वाला खंड है, यही वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है तीसरा, जिस पे स्टार लगा हुआ है, मतलब ये आपको नहीं हल करना, वर्ष 2024 के लिए नहीं है। फिर यहाँ पे जो चौथा खंड है, समाकलन करना है। समाकलन करना 1/1 + x² का dx के रिस्पेक्ट में, और लिमिट लगा हुआ है 1 से √3 तक। ये है समाकलन की सीमा। देखते हैं क्या जवाब आएगा। थोड़ा इसे आगे लेते हैं और इतने में आ जाएगा। पहले का चौथा समाकलन करना 1 और √3 है। यहाँ पे समाकलन की सीमा, और 1/1 + x² है, dx के रिस्पेक्ट में समाकलन करना। तो 1/1 + x² ये होता है tan इनवर्स x का। समाकलन करेंगे तो यही आएगा, और लिमिट होगी 1 से √3 की। एक बारी x की जगह पर √3 लिखना है, फिर माइनस, और एक बारी x की जगह पे 1 लिखना है। तो √3 tan में 60 की वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, और ये 45 की वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा 45 डिग्री बराबर। यहाँ 60 में से 45 घटाएंगे तो आएगा 15 अंश। इसको अगर आपको पाई में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई से गुणा करना और 180 से भाग करना पड़ेगा। तो आएगा ये 15 करने में 15 3 18, 15 दूनी 30, पाई बटे 15 आए, ये 12। ये आएगा इसका जवाब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखिए है कि नहीं इसमें। तो दूसरा वाला खंड है पाई बटे 12, यही है आपका जवाब। अगला वाला सवाल, पहले का पांचवा खंड, मापांक दिया है, और यहाँ पे जो दिया है जो फंक्शन है, ये रिलेट्स इस टाइप से कर रहा है कि ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, और यहाँ पे दिया फंक्शन की वैल्यू जो दिया हुआ है मापांक ऑफ x है, ये मॉड वैल्यू है। तो इसमें कहा ये कैसा, तो ये सिंपल सवाल है। मॉड का मतलब होता है चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे आप -1 लो तो भी 1 आएगा, +1 लो तो भी 1 आएगा। मतलब ये होगा बहुएकी आच्छादक होगा, मतलब इधर से ढेर सारे लोग कनेक्ट करेंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुएक आच्छादक, ये जो दूसरा खंड है यही आपका जवाब बन जाना चाहिए। नहीं तो आप इसको बना के देख लेना, मेरे ख्याल से दूसरा बन जाएगा अगर आप इसको लेके बनाओगे तो। उसके बाद अगला सवाल है दूसरा, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ये भी एक अंक का है। मान निकालना है, समाकलन करना x² sin x³ dx का। तो पहले इन्हें आप छाप लो, फिर हम आगे के सवालों को हल करते हैं। तो यही है दूसरा सवाल, उसका पहला खंड। मान निकालना है हमें, समाकलन करना x² sin x³ dx का। दूसरे का पहला समाकलन करना है x² sin x³ dx, इसका करना है समाकलन। तो इसका समाकलन यूं ही नहीं होगा, आपको थोड़ा इसे आसान करना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि x³ बराबर है, कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको t मान लेते हैं, चलो x³ को। तो अब इसका सबसे पहले करना पड़ेगा अवकलन, क्योंकि हम यहाँ पे जब x को t माने हैं तो dx को dt से रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसका करना पड़ेगा अवकलन, चाहे x के रिस्पेक्ट में करो या तो t के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x3 इसका आएगा 3x² अवकलन, और यहाँ पे आएगा dt/dx, या फिर इसका गुणा कर दो इधर तो आएगा x² dx। इसकी वैल्यू बनेगी 1/3 dt, 3 से भाग dx से गुणा। तो आप इसे निगाह में बनाए रखो, x² dx की वैल्यू 1/3 dt, इसको हम एक समीकरण कहते हैं। तो अब इस समीकरण में जब इनकी वैल्यू रिप्लेस करोगे, देखो x² भी है dx भी है, ये इस पूरे की जगह पे लिखना है 1/3 dt, और साइन है x³ की जगह पे लिखना है t, इतना हो गया। तो 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। अब समाकलन करना है
साइन टी डी टी का। तो अब क्या आएगा, कास का अवकलन माइनस साइन होता है तो साइन का समाकलन माइनस में कास हो जाएगा। कास का अवकलन माइनस साइन होता है तो साइन का समाकलन माइनस में कास होगा। तो यहाँ पे जवाब में आएगा माइनस में 1/3 कास टी, और प्लस में कुछ जोड़ना उड़ना पड़ेगा, जैसे मान लो हम यहाँ पे प्लस सी जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे टी की वैल्यू आपको वापस करनी पड़ेगी, जो कि आपकी टी की वैल्यू थी। टी की वैल्यू क्या थी, x3, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/3 कास x³ प्लस में c। ये हो जाएगा इसका जवाब। अब उसके बाद देखते हैं आगे का सवाल क्या है। इधर आओ, सवाल में दिया हुआ है, ये भी एक अंक का है। 2i प्लस j माइनस a और i प्लस 4j प्लस k परस्पर लंबवत हैं, तो a का मान निकालो। थोड़ा मोड़ा इसे आगे करते हैं, फिर इस छोटू मोटू सवाल को लगाएंगे। पहले लिख लेते हैं सवाल यहाँ पे। पहले दूसरे का है दूसरा। सवाल में दिया हुआ है एक वेक्टर, मान लो उसे हम ए वेक्टर कह देते हैं। वो दिया है 2i प्लस j माइनस a और बी वेक्टर की वैल्यू है i प्लस 4j प्लस k। ये दिया हुआ है। तो कहा है ए का मान बताओ, और सवाल में दिया दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है, मतलब ए वेक्टर जो है ये लंबवत है बी वेक्टर के। तो जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो उनका डॉट गुणनफल जो है वो शून्य होता है। तो इन दोनों का डॉट गुणनफल 0 करा दो। 2i प्लस j माइनस a, इसका डॉट गुणनफल कराना है i प्लस 4j प्लस k के साथ, और कर देना है 0। डॉट गुणनफल कैसे होता है, i का i में गुणा, तो 2 यहाँ 1 यहाँ गुणांक, 2 1 करने में 2, j के आगे 1, यहाँ j के आगे 4, 4 हो गया। k के आगे माइनस है, यहाँ 1 है, तो हो जाएगा ऋण 1 बराबर 0, 4 2 6। तो a का मान आएगा 6। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अब उसके बाद आगे का सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिखाते हैं कि क्या है। दूसरे का तीसरा खंड, हल कीजिए। dy/dx की वैल्यू है x प्लस e⁻x/y। इसको हल करना है, मतलब बिना x और y के इसको करना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। तो आइए दूसरा का जो तीसरा खंड है, पहले उस सवाल को लिख लेते हैं, फिर इसे निपटाते हैं। दूसरे का तीसरा, dy/dx इक्वल है x प्लस e⁻x/y। इसको हल करना, मतलब बिना d के आपको सवाल में लगा के बताना। तो कैसे सवाल लगाते हैं, सिंपल तरीका, y को y की तरफ, x को x की तरफ। तो इस तरफ y का गुणा करा देंगे, y dy हो जाएगा। इस तरफ x का गुणा कराएंगे, बनेगा x e⁻x dx। अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे ताकि d हट जाए। जब समाकलन करेंगे तो लिखेंगे y dy x प्लस e⁻x dx। इसका समाकलन होगा y²/2। तरीका क्या है, जो पावर है उसमें एक जोड़ के और उसी से भाग कर दो। एक था पहले से, एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 से भाग कर दिया। यहाँ x dx बनेगा, तो इसका जवाब आएगा x²/2, और e⁻x का समाकलन वही होता है। या फिर इसको लिख सकते हो, और आगे चाहे तो आप प्लस सी वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित समाकलन है। तो इसमें कुछ जोड़ देते हैं, जैसे मान लो हमने इसमें सी जोड़ दिया कुछ, चाहे इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस सी जोड़ दो, माइनस सी जोड़ दो, C1 C2 जो मर्जी का, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। और यहाँ आपको लिखना भी पड़ेगा कि जहाँ C क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो यहाँ से आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो कि y² की वैल्यू बनेगी 2x² क्या, सॉरी 2 2 तो गायब हो जाएगा, x² प्लस 2e⁻x प्लस 2c। ये हो जाएगा इसका जवाब। और यहाँ पे ये समाकलन स्थिरांक है, यहाँ 2c हो, c1 हो, c3 हो, केवल c लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका जवाब हो जाएगा। नहीं तो बाद में सोचने लगो c है, c1 है, c2, ये समाकलन स्थिरांक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जवाब में आपके। अगला सवाल, दूसरे का चौथा खंड,
यदि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल है tan इनवर्स x तो x का मान निकालो। सभी एक एक नंबर के छोटे छोटे सवाल हैं। दूसरे का चौथा, साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू है tan इनवर्स x के बराबर। तो सबसे पहले ये 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है लिख दो। ये है साइन में 30 अंश का मान, हो गया tan इनवर्स x। साइन इनवर्स से साइन गायब हो जाएगा, बचा यहाँ 30 अंश बराबर tan इनवर्स x, या यहाँ से लिख सकते हो कि x बराबर tan 30, और यहाँ से लिख सकते हो x बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हुआ इस प्रश्न का जवाब। क्लास कहा था x का मान निकालो, आ गया। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। और अभी एक और सवाल है दूसरे में। वो कौन सा सवाल है? दूसरे का 5वां खंड दिया है, यदि a बराबर और b बराबर तो a प्लस बी बताओ, a माइनस बी बताओ। सिंपल है, यहीं लिख देते हैं थोड़ा सा आगे लेके। दूसरे का 5वां, a का मान है 2 4 3 2, और एक बार प्लस में निकालना तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सवाल नहीं उतारेंगे। b का मान दिया 1 2 3 5, और एक बार घटाना है इसको, सेम सवाल को a प्लस बी माइनस बी भी निकालना है। 2 3 4 2, 1 2 3 5। जोड़ने के लिए क्या करना है? पहले वाले में पहले को जोड़ना, 1 2 3 4 3 7, 3 अब में से 2 घटाएंगे 1 2 5 7, ये हुआ। और घटाने वाले का जवाब क्या आएगा? 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से -2 घटाएंगे तो आएगा 5, और 2 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -3। ये हुआ इसका जवाब, सिंपल। आप इसे छापो, फिर आगे के सवालों को निपटाते हैं। अगला सवाल है तीसरा, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला दिया है y की वैल्यू है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो d²y/d² की वैल्यू -y के बराबर दिखानी है। ये सवाल पीछे भी था, पीछे जो सवाल है जो ax का सेट है उसमें भी था, लेकिन उसमें कहा हुआ था कि अवकल समीकरण इसका निकालना था, जहाँ a और b अचर कहा था। सेम टू सेम सवाल था। आइए एक बार इसको फिर से निपटाते हैं, और अगर अब कभी रिपीट हुआ तो इसे हम इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल दुश्मनों के जैसा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और जो हमें प्रूफ करना है वो d²y/d² बराबर -y प्रूफ करना है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करोगे तो आएगा dy/d², और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। a कांस्टेंट है, cos थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन, तो इसको लिख देते हैं माइनस में sin थीटा, और ये b sin थीटा का अवकलन होता है cos थीटा। और फिर से अब इसका करेंगे अवकलन तो आएगा d²y/d², माइनस है साइन का होता है कास, और कास का होता है साइन, लेकिन कास का साइन में माइनस में, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा माइनस में a cos थीटा प्लस b sin थीटा। और अब आप ऊपर देखो a cos थीटा b sin थीटा क्या है? y है, तो इस पूरे की जगह पर y लिख दो। खलास, बराबर माइनस में, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इसको, कोई एक समीकरण बना तो लिख दोगे समीकरण नंबर 1 से -a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर y रखने पर। ये हुआ इसका जवाब। खलास। अगला सवाल, तीसरे का खा, एक है रैखिक आसमिका, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ऐसे ढेरों प्रश्न हमने लगा के रखा है रैखिक आसमिका या प्रोग्रामन में, तो आप वहाँ से जाके इसको सीख सकते हैं। इस सवाल को हम छोड़ देंगे, और जितने भी सेटों में ये मिलेगा हम सब में छोड़ते जाएंगे इसको। और उसके बाद अगला जो गा वाला है जिस पे स्टार लगा हुआ, इसे तो लगाना ही नहीं है। फिर जो चौथा खंड है उसको लगा देते हैं। पहले आपको पढ़ के सवाल समझाते हैं क्या कहा है। यदि a और b दो व्युत्क्रमणीय अवयव कोटि n के हैं, मतलब दोनों समान कोटि के हैं, तो सिद्ध करो कि ए बी के गुणनफल का व्युत्क्रम b का व्युत्क्रम इंटू a के व्युत्क्रम का गुणनफल होगा। ये सवाल इंटरेस्टिंग है,
और आता भी बहुत है। ये एनसीईआरटी का लिया गया सवाल है, तीसरे का चौथा। हमें प्रूफ करना है ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, जहाँ ए और बी समान कोटि के आव्यूह हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नियमों की सहायता से इन्हें प्रूफ करना पड़ेगा। आइए हम इसका सत्यापन करते हैं। एक प्रकार का ये प्रमेय भी है, तो इसका सत्यापन हम दिखाते हैं। सत्यापन में आपको कुछ पुराने नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा। पुराने नियम क्या हैं? वो ये हैं कि अगर हम किसी भी आव्यूह में उसके व्युत्क्रम का गुणा करते हैं तो तत्समक आव्यूह बन जाता है। उसी के सहायता से हम इसको आगे लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक आव्यूह और उसका लेते हैं व्युत्क्रम। जैसे हम एक आव्यूह ले लेते हैं ए बी, ए और बी को गुणा करके मान लो एक आव्यूह बना, और इसी का व्युत्क्रम लेते हैं, इसके गुणनफल का। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा एक तत्समक आव्यूह। यहाँ पे लिख सकते हैं आव्यूह के तत्समक नियम। जो है आइडेंटिटी रूल जो होता है उसका एक नियम है ये, कि कोई भी आव्यूह ले लो और उसका व्युत्क्रम ले लो तो उनका गुणनफल वही होता है। जैसे मान लो हमने एक आव्यूह लिया ए और उसका व्युत्क्रम लिया ये, तो इसकी वैल्यू आएगी आई के बराबर। ऐसे आप कोई भी आव्यूह, तो हमने यहाँ आव्यूह ए बी लिया, मतलब ए बी को बना के जो आएगा, और तो ए बी को बना के जो भी आव्यूह मान लो सी आया, तो वहाँ पे हमने सी का व्युत्क्रम ले लिया, तो वो बराबर आएगा 1। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इन्वर्स से गुणा करने पर, गुणा कर दो दोनों तरफ तो हो जाएगा ए इन्वर्स, और अंदर पहले से है ए बी और इसमें है ए बी इन्वर्स, बराबर इधर हो जाएगा ए इन्वर्स आई। जब आप गुणा करोगे तो जिसका भी गुणा करना पहले करना, बाद में नहीं करना है। तो यहाँ से साहचर्य नियम लगता है, ए इन्वर्स को ए के साथ मिला देंगे और बी को बीच में छोड़ देंगे और अंदर रखेंगे ए बी इन्वर्स को, और ए इन्वर्स आई किसी भी चीज़ में उसके तत्समक से गुणा कराते हैं तो वही आता है जवाब में। तो यहाँ आएगा ए इन्वर्स, और यहाँ पे फिर नियम क्या हम लगा देते हैं कि ए इन्वर्स का ए में गुणा, जैसे यहाँ है तो तत्समक आएगा, तो यहाँ पे आएगा आई, ये हो गया बी, और इधर हो गया ए बी इन्वर्स बराबर आया ए इन्वर्स। और आई एक तत्समक आव्यूह है तो हम आई को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ होगा बी ए बी इन्वर्स बराबर आएगा ए इन्वर्स। अब दोनों पक्षों में हम गुणा कराएंगे बी इन्वर्स का, दोनों पक्षों में बी इन्वर्स से गुणा करने पर, थोड़ा ऊपर लेते हैं। अब क्या आएगा जब दोनों में बी इन्वर्स से गुणा करेंगे तो आगे लगेगा बी इन्वर्स, और बी पहले से है ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब बी इन्वर्स बी का मतलब होता है आई, हमने इसकी जगह पर लिखा आई, ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और आई का मतलब कुछ नहीं, वो तत्समक आव्यूह है। तो यहाँ से जवाब मिलेगा कि ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, आई हटा देने पर। और यही आपको प्रूफ करना था कि दिखाओ, यहाँ देख सकते हो आप सवाल, ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, जो कि यहाँ पे प्रूफ हुआ। तो इस प्रकार से संपन्न होता है जो सेट 2 था ए वाई सीरीज का, ए वाई सीरीज का सेट 2 यानी 324। तो उसका यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं पहला पार्ट, जहाँ पे हमने सॉल्व करके रखा है प्रश्न क्रमांक 3 से चौथे खंड तक के प्रश्नों को। आगे के प्रश्नों को हम अगले पार्ट में लगाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बताई गई सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी टॉपिक कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। और जाते जाते हम आपको एक सलाह देते हैं कि जब भी आप अनसॉल्व के प्रश्नों को हल करें तो कभी भी इसके उत्तर की मिलान इसके उत्तरमाला से ना करें जो कि पीछे छपा हुआ रहता है। यहाँ पे कुछ भी छप सकता है
किसी और का विकल्प किसी और को सही बना देते हैं। जवाब में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल बड़े आराम से सवाल को सॉल्व कीजिए या फिर किसी अपने अध्यापक से या एक्सपर्ट से सलाह लेने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।